हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट एंड इट इज चार्ज टू अ वोल्टेज V एंड देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कैपेसिटर को एक V वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिया और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी अगर कैपेसिटेंस C नॉट है और V वोल्ट के बैटरी से चार्ज करेंगे तो उस पर चार्ज C नॉट V माइनस C नॉट V आ गया होगा। इसके बाद क्या किया कि एक डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। डायलेक्ट्रिक कवरिंग 1/3 एरिया ऑफ ईच प्लेट इज नाउ इंसर्टेड एज शोन इन द फिगर। ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है इसका जो एरिया है वो कैपेसिटर प्लेट के एरिया का 1/3 है, A/3 है। अगर ये एरिया A है तो ये A/3 है। डायलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, जो भी इस पर चार्ज था ये C नॉट भी, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गया। आप बैटरी को तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था तो चार्ज इस पर फिक्स हो गया था C नॉट भी। तो स्लैब के इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ कि दोनों पोर्शन में, मतलब जो पोर्शन डायलेक्ट्रिक से कवर्ड था और जो पोर्शन में डायलेक्ट्रिक नहीं था, दोनों पोर्शन में चार्ज बराबर बराबर बट गया। ये क्वेश्चन में कहा गया है। नाउ बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हमें ये बात समझ आना चाहिए कि ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ। Maybe that will not be of much importance for solving the question, but for understanding it is important. मान लीजिए हमारे पास ऐसा कैपेसिटर प्लेट था और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था हर जगह। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा था, माइनस सिग्मा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यही था इनसाइड द कैपेसिटर यानी इन द गैप। तो अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को देखें तो ये दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो E इंटू डी विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू गैप बिटवीन द प्लेट्स विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ अगर मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया और अब भी अगर इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो यहाँ पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। लेकिन इस वाले रीजन में डायलेक्ट्रिक के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। तो जब ये दोनों प्लेट मतलब दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, चाहे मैं यहाँ से लिखूँ चाहे मैं यहाँ से लिखूँ, तो अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ डायलेक्ट्रिक था E1 है और जहाँ पे डायलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ अगर E2 है, तो E1 और E2 अगर डिफरेंट होगा तो कैसे मैं E1 इंटू डी और E2 इंटू डी को बराबर कर पाऊँगा। अगर ये पूरा प्लेट एक पोटेंशियल पर है और ये पूरा प्लेट एक दूसरे पोटेंशियल पे है और गैप हर जगह सेम है, तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम होना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ज का डेंसिटी हर जगह सेम रहा तो दोनों पॉइंट पर, दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रह पाएगा। तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह पाए, इसीलिए चार्ज का जो डेंसिटी है वो यहाँ और यहाँ सेम नहीं रहेगा, इसलिए चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, यहाँ का अलग है। ध्यान से देखिए, चार्ज सेम है, एरिया डिफरेंट है, तो चार्ज डेंसिटी दोनों रीजन में अलग है। दैट इज़ वाई यहाँ पर अलग चार्ज अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था और डायलेक्ट्रिक ने उसको रिड्यूस करके ऐसा बना दिया कि फाइनली इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। और ये होना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरा प्लेट एक पोटेंशियल पर है और ये पूरा प्लेट दूसरे पोटेंशियल पे है। तो हम कहीं से भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, चाहे मैं यहाँ से लिखूँ चाहे मैं यहाँ से लिखूँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही आना चाहिए। तो E1 इंटू डी शुड बी इक्वल टू E2 इंटू डी, देयरफॉर E1 हैज़ टू बी इक्वल टू E2 एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डेंसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट सेम ऑन द टू पोर्शन। तो इस तरीके से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक इज 2। तो ये हम चेक करते हैं। चलिए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर E1 विल बी इक्वल टू E2 और इसी से हमारा ये ऑप्शन चेक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो समझिए, आपको एक बात बार बार यूज़ करना पड़ सकता है एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस कि अगर एक प्लेट पे चार्ज Q है और दूसरे पर माइनस Q है
तो इस गैप में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी Q by A एप्सिलॉन नॉट, Q by 2A एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस Q and Q by 2A epsilon naught due to this minus Q, both will be directed in the same direction, so the net electric field will be Q by A epsilon naught. तो यहाँ पर Q जो है वो है C naught V by 2. तो इसके वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता Q दैट इज C naught V by 2 बाई A epsilon naught. A क्या है इसका A by 3 epsilon naught और K क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा. तो ये हमारा E1 है एंड E1 विल बी इक्वल टू E2. E2 कैसे लिखा, यहाँ पर चार्ज हमें पता है वही C naught V by 2, तो Q हो गया हमारा C naught V by 2 और एरिया इसका है 2A by 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट K इज इक्वल टू 2. तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग चार्ज अपीयरिंग ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज 0.25 C naught P. अब ये भी चेक हो जाएगा. अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो हम बाउंड चार्ज कितना आया वो बता सकते हैं. हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ और यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक विल बी लाइक दिस. तो मैंने मान लिया यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और जिसका मैग्नीट्यूड Q भी है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और सिर्फ इसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इन द वैक्यूम विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो क्या लिखेंगे, C naught V by 2 दैट इज Q, ये पूरा Q है, एरिया है A by 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q by A एप्सिलॉन नॉट हो गया ये. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ होगा और बाउंड चार्ज जो अपीयर होगा वो इस तरीके से होगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो बाउंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको माइनस कर देंगे. तो बाउंड चार्ज अगर प्लस QB माइनस QB है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे माइनस Q बाई A एप्सिलॉन नॉट. माइनस क्यों किया, क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो QB बाई एरिया कितना इसका है A by 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं. तो यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा C naught V by 2 माइनस QB इक्वल टू C naught V by 2K. यहाँ पे 2K बच जाएगा और K का वैल्यू में पता है 2 है, तो C naught V naught क्यों लिख दिया मैं, ये तो V था, सॉरी, C naught V by 4 हो जाएगा ये, और ये C naught V by 2 है, तो Q भी हमारा आ जाएगा C naught V by 4. C naught V था ये, V naught नहीं था, तो दिस विल बी 0.25 C naught V. तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है. आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा. नाउ द थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ आर टॉकिंग अबाउट force of electrostatic interaction between portion of the plates covered with the dielectric is equal to that between uncovered portion. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो पोर्शन डायलेक्ट्रिक से कवर्ड है उस पोर्शन में प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स है और जिस पोर्शन में डायलेक्ट्रिक नहीं है उस पोर्शन में प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल है. चलिए देखते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लेट्स, कोई भी कैपेसिटर अगर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम कैसे लिखते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. एक प्लेट पे जो चार्ज है उसके वजह से दूसरे प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो प्लस क्यू के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, दैट विल बी Q by 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स विल बी दिस Q टाइम्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो Q इंटू E करेंगे तो दैट विल बिकम Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट. दो पैरेलल प्लेट्स हों, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हों और फेसिंग सरफेस पे अगर चार्ज इक्वल है प्लस Q एंड माइनस Q, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स जो होता है दैट इज Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट. फोर्स बिटवीन द प्लेट्स डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन द प्लेट इटसेल्फ, क्योंकि अगर कहीं पे कोई डायलेक्ट्रिक होगा भी तो यहाँ पर माइनस Q भी है और यहाँ पर प्लस Q भी है, तो दोनों के वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं. ऐसे भी हमें
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ही पूछा है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, तो लेट अस राइट द फोर्स। तो एक बात, यहाँ पर क्या है, हमारे पास चार्ज सी नॉट वी था, यहाँ पर माइनस सी नॉट वी था। ये वी ठीक से नहीं दिख रहा है, हाँ। तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू यानी सी नॉट वी का स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तब का फोर्स है जब कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब कहीं पे भी इंसर्टेड नहीं था। जब डायलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं था तब का फोर्स है। मैंने क्यों निकाला ये, क्योंकि एक नेक्स्ट ऑप्शन में ये कहा गया है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक बिकम्स 9/8 टाइम्स द वैल्यू बिफोर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक। तो इसका भी यूज़ आना था और फोर्स पे थोड़ा बात करना था प्लेट्स के बीच में। तो प्लेट्स के बीच फोर्स ऐसे निकालते हैं, और हमने ये निकाल कर रख लिया है द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स व्हेन देयर वर नो डायलेक्ट्रिक, ठीक है। अब हमारा जो केस है वो ये है कि प्लेट्स और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है। तो जिस पोर्शन में डायलेक्ट्रिक है उस पोर्शन में चार्ज सी नॉट वी बाई 2 है, और दूसरे पोर्शन में भी चार्ज सी नॉट वी बाई 2 है। तो आपको पता है फोर्स क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, दोनों पोर्शन में चार्ज सेम है ना, सी नॉट वी बाई 2, लेकिन एरिया डिफरेंट है। तो दोनों पोर्शन में डायलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, जबकि ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो जाता है। नाउ ये चेक कर लेते हैं कि डायलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने के बाद ओवरऑल जो फोर्स है दोनों प्लेट्स के बीच में वो क्या 9/8 टाइम्स है इनिशियल वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक बिकम्स 9/8 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू बिफोर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो बिफोर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक क्या था वो हमें पहले से ही पता है, हम निकाल चुके हैं। आफ्टर इंसर्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक टोटल फोर्स निकालना था, तो मैंने इस वाले पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको F1 लिख दिया, और इस वाले पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको F2 लिख दिया। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी पे फोर्स लग रहा है, दोनों पे लग रहा है, मैंने सिर्फ इसी पे दिखाया है। F1 विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू स्क्वायर यानी ये चार्ज था, उसका स्क्वायर, 2 एरिया यानी a/3 एप्सिलॉन नॉट। F2 क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू यहाँ पर सेम है, 2 एरिया 2a/3 है, 2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब नेट फोर्स निकालना था, तो नेट फोर्स विल बी F1 प्लस F2। तो अब ये मैंने दोनों चीज़ को लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो आ गया 9/16 सी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे 9/8 बाहर कर दूँ तो ये दिस इंटू 1/2 बचेगा, जो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि द न्यू फोर्स इज F न्यू इज 9/8 टाइम्स F old या F initial. Therefore, the new force between the plates is definitely 9/8 times the force between the plates when there was no dielectric. तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सो इसमें काफ़ी चीज़ों को चेक करना था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड फिर भी अगर आप बोर हुए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, every possible thing which I could in this small video. Thanks for watching. See you in the next video.